Hello everyone, you all are watching the YouTube channel A Sit for CA Foundation. तो हमने एक्चुअली चैप्टर 2 यूनिट 2 बिजनेस इकोनॉमिक्स से स्टार्ट किया था एंड देन वी हैव स्टडीड कि वांट क्या होती है, यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, टोटल यूटिलिटी, कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच. Then we also done the indifferences curve analysis and then budget line. So finally today जो हमने टॉपिक करना that is the consumer equilibrium, which is the last part of the consumer behavior. And we are almost done, and there's one small topic is the consumer surplus which we left in the series. So let's start the consumer equilibrium now. तो consumer equilibrium में देखो तीन चीजें बहुत main है which you really need to understand. तो पहला तो ये है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट से वी कैन अंडरस्टैंड कि कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम होगा वो उस पॉइंट पे होगा जहां पे उसे मैक्सिमम ऑप्टिमल सेटिस्फैक्शन होगी. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. दूसरा है कि उसके पास लिमिटेड इनकम है, मनी है, व्हाटएवर द अदर वर्ड वी कैन से कि लिमिटेड रिसोर्सेज जैसे होते थे. तीसरा है कि द अदर फैक्टर्स जैसे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस जो भी हैं दे ऑल आर कांस्टेंट. तीन चीजों को मिला के यू कैन राइट अ डेफिनेशन रिगार्डिंग द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. तो जैसे आपने प्रीवियस लेक्चर्स में ये पढ़ा था, आपको याद होगा इंडिफरेंसेस कर्व के बारे में एंड देन बजट लाइन के बारे में. सो बिफोर इवन वी कैन स्टार्ट विद द इंडिफरेंसेस कर्व एंड द बजट लाइन, there are 4 or 5 assumptions which you really have to take for the consumer equilibrium also. पहला तो इसमें ये दिया हुआ है कि जो prices हैं, prices of two goods given है, ठीक है, they never change. Second है consumer indifference curve map is also given. He knows about his preferences. Third है कि he got a fixed income, money, whatever we can say. Fourth point होगा कि consumer is rational. So आपको एक चीज अंडरस्टैंड करनी, जो रैशनल है ऑलमोस्ट हर चीज में आता है बिकॉज दे ऑलवेज कंसिडर कि जो कंज्यूमर है वो बहुत स्मार्ट है, उसे सब पता है मार्केट के बारे में. इफ दे कंसिडर हिम एज इरैशनल तो वो थ्योरी बिल्कुल वहीं फेल हो जाती है. तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. रैशनल ऑलमोस्ट हर चीज में ही आएगा, यू हैव टू राइट दैट. दूसरा है कि इट्स अ होमोजीनियस गुड्स एंड इसके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है, अदरवाइज ये थ्योरी फिर अप्लाई नहीं होगी. तो ये 5 चीजें होगी. आपको अजम्पशंस हैं, दीज आर दी अजम्पशंस, वी हैव टू टेक दैट, ठीक है. चलो अब हम बढ़ते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की तरफ कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को कैसे हम लोग करेंगे. इन वेरी सिंपल लैंग्वेज आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू एंड यू कैन आंसर देन एनी क्वेश्चंस आउट ऑफ इट. तो आपको याद होगा इन प्रीवियस लेक्चर्स हमने कहा था इंडिफरेंसेस कर्व, ठीक है, एक इंडिफरेंसेस कर्व के बारे में पढ़ा था हमने. एक हमने पढ़ा था बजट लाइन. When we combine the graph of these two, indifferences curve map का ग्राफ, ठीक है, and the budget line का ग्राफ, when we combine both of them together, we get the consumer equilibrium. We get the consumer equilibrium. अब देखो, मान लेते हैं कि this is good X and this is good Y. This is just for understand. आप इसको जो अगर उन्होंने पर्टिकुलर स्केड्यूल के थ्रू समझाया, यू कैन अंडरस्टैंड थ्रू दैट, बट इन अ वेरी सिंपल लेमन लैंग्वेज की भाषा में मैं समझा रही हूँ कि क्या होता है. तो मान लेते हैं कि दिस इज अ बजट लाइन. बजट लाइन को हम नाम दे देते हैं PL. यू ऑल रिमेम्बर व्हाट इज बजट लाइन. बजट लाइन वो थी कि उसका एक लिमिटेड मनी है, बजट है, राइट. सो देन वी हैव दैट लाइन, उसके ऊपर कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है. सो remember indifferences curve में they gave a combination of two communities, right, many combinations of the two communities. कि अगर एक indifferences curve है, for example this thing, sorry, one is this IC, right, combination ये कुछ भी होगा एक indifferences curve के, उसकी जो satisfaction है वो same होगी provided with the two goods, right.
तो अगर वो IC उसका ऊपर बढ़ जाता है, इंडिफरेंसेस कर्व ऊपर जाते हैं, देन ही इज गेटिंग मोर सेटिस्फैक्शन, ही इज गेटिंग मोर यूनिट्स ऑफ द गुड्स, राइट, एंड सो फोर्थ। तो ऐसे ऐसे उसका बढ़ता जाता है। तो बट इसमें ये नहीं बताया था इंडिफरेंसेस कर्व में कि उसकी जो कि हर बंदे की एक लिमिटेड मनी होती है, हर बंदे की एक लिमिटेड परचेसिंग पावर होती है, कैन गो बियॉन्ड दैट। हो सकता है मेरा दिल तो करेगा कि मैं इस इंडिफरेंसेस कर्व के ऊपर चला जाऊं, राइट, पर मैं जा नहीं सकता। आई गॉट अ रिस्ट्रिक्शन टू गो देयर बिकॉज मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है। तो ये चीज इंडिफरेंस कर्व की थ्योरी में इन्होंने पुट नहीं की थी, पर जब बजट लाइन आया, बजट लाइन में उन्होंने कहा था कि व्हाट प्राइस मैटर करता है और आपका मनी भी मैटर करता है, इनकम भी मैटर करती है। अगर आपकी इनकम कम है, यू वोंट बी एबल टू अफोर्ड इट, आपकी इनकम ज्यादा है, यू मे बी एबल टू अफोर्ड इट। तो उन्होंने कहा कि हर बंदे की एक बजट लाइन है, उसके ऊपर जो कॉम्बिनेशन होंगे ही कैन अफोर्ड दैट। अगर वो बजट लाइन के उस साइड जाएगा देन ही कैंट अफोर्ड इट, एवरीबडी नोज दैट। तो अगर हम मान लेते हैं कि इंडिफरेंसेस कर्व यहां से ड्रॉ करें, इट्स नॉट वेरी नाइस दो, बट जस्ट टू एक्सप्लेन यू गाइज। तो मान लेते हैं कि एक इंडिफरेंसेस कर्व, हमने अब दो ग्राफ इसमें इंक्लूड कर दिए, एक तो इंडिफरेंसेस कर्व का मैप IC1, IC2, IC3, दूसरा है बजट लाइन। अगर आप चीज नोट करें यहाँ पे, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, सो दी ऑल आर ऑन अ बजट लाइन राइट नाउ। सो ये सारे जो पॉइंट्स बजट लाइन पे है, अब इसको हम नाम दे देते हैं A, B, C, D and E फॉर एग्जाम्पल। सो ये A, B, C, D, E, we got 5 points on the budget line, but if you noted they all are on the same line and they all are giving the maximum satisfaction। ये सारे जो points है maximum satisfaction तो दे रहे हैं, and they are on the budget line, it means what कि he this consumer can afford that, क्योंकि उसकी जो budget line है उसके ऊपर these combination falls and he can afford it। तो यहाँ पे देखो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जो A पॉइंट है दैट इज ऑन इंडिफरेंसेस कर्व 1, IC1 है ना, तो उसका जो सेटिस्फेक्शन यहाँ पे है वो इस कर्व के ऊपर होने की वजह से थोड़ा कम है। जैसे वो B पे जाता है, when he goes to the point B, again it's the same budget line, but he is moving to point B and the indifferences curve 2 जो है that is higher than the first one, so definitely उसकी जो satisfaction होगी वो that will be more than the first one। So and then he goes on the point C। Now in this point if you see IC3, which is the indifferences curve 3, is higher than the IC2. It means his satisfaction will be more on C point. And if you go on D, then it's on the IC2. So it means कि C point पे जो satisfaction है, that is the most maximum optimal bundle of the goods. We can say that he is going to get the satisfaction here compared to D, E, A or B. Because यहाँ पे दो satisfaction, दो चीजें पूरी हो रही है। एक, first he is on the budget line. So he is going to buy this much of Q and this much of the price, this much of the N good. So दो goods का होगा Q and N, this is the price. So यहाँ पे अगर आप note करो, he is going to buy that and this is the indifferences curve 3. He's on the higher indifferences curve compared to these two, plus he's on the budget line, he can afford it. But let's say he is going on the IC4. But budget line तो नीचे रह गई है, so what will happen now? He can't afford the IC4. Maybe he wants airway, but he wants it, he desire it, but he can't afford it क्योंकि उसकी budget line नीचे रह गई, he can't afford it. So this point is called the equilibrium, consumer equilibrium point. That's it. इसमें कोई खास ज्यादा नहीं है कि आपको बहुत एक्स्ट्रा समझने की कोशिश है। सिंपल लैंग्वेज है कि इंडिफरेंसेस कर्व बजट लाइन को आपने ज्वाइन किया है एंड द पॉइंट दे मेक, एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज कि जहां पे बजट लाइन बिकम्स अ टेंजेंट टू द IC इंडिफरेंसेस कर्व, that is also called the consumer equilibrium point, 0 point where the price line, slope of the price line is equal to the marginal utility of the indifferences curve। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे वो बिल्कुल दोनों इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, टेंजेंट होते हैं। बाकी पोजीशंस पे बजट लाइन टेंजेंट नहीं है इंडिफरेंसेस कर्व के कंपेयर में। सो दैट्स कॉल्ड द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे वेरी क्विकली। कंज्यूमर सरप्लस।
देखो कंज्यूमर सरप्लस को इन अ वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड इट मींस कि जैसे आप किसी मार्केट में जाते हो and you go with a think in your mind ki I want to buy something and I'm ready to pay. For example, I want a sunglasses for example. ठीक है, मैं Ray-Ban की sunglasses लेने गई market में and I was expecting to pay about rupees 5,000 फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, मैं मार्केट में सोच रही हूँ कि इतने की आती है और इतना मैं दे सकती हूँ. जब मैं मार्केट में गई तो मुझे Ray-Ban की सनग्लासेस मिली लेट्स से ओनली फॉर 3,000. ठीक है, प्राइस वाज 3,000. So this is my willingness to pay and this is my payment. ठीक है, which I'm going to pay. So मैंने क्या किया, मैंने बोला ओके, मैंने 3,000 पे किया तो बैलेंस कितना रह गया 2,000. So in other words 2,000 is my consumer surplus. अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर तो अगर आप ग्राफ में भी इसको ड्रॉ करो फॉर एग्जाम्पल, so this is a price and let's say 1 quantity 2 3 4 5 for example. ठीक है, तो what they're trying to say here कि अगर मान लिया इसका प्राइस 5,000 था तो अगर आप इसको लेने जाते हो you are willing to pay this much. Point A पे you are willing to pay that much of price, right? 5,000 आप देने के तैयार थे. बट क्या हुआ क्या मार्केट में, आपको ये सिर्फ 3,000 की मिली, right? So basically this is your price which you paid price. So ये जो पार्ट है आपका that is your consumer surplus. That is this part is your consumer surplus. वही है कि अगर उसने वो 2 लेनी है फॉर एग्जाम्पल दैट इज फॉर 5 एंड ही इज पेइंग 200 तो उसका ये वाला हो जाएगा. ठीक है, प्राइस. इसको अंडरस्टैंड करो. अब क्या होता है कि मान लेते हैं कि ये अगर उसने उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी की कर्व है, अदरवाइज डिमांड कर्व भी आप ले सकते हैं इसको. तो दे से अगर दिस इज अ प्राइस दे पेड, तो कितना मतलब जो ये जो एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि दिस इज अ इंडिविजुअल पर्सन बट व्हेन वी टेक द मार्केट कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है, दैट इज द मार्केट कंज्यूमर सरप्लस होल थिंग. दिस होल ये जो पार्ट है दैट इज द market consumer surplus, but in economics they call it for the individual as well as for the market the same thing as a consumer surplus. So इसकी definition क्या लिखी होगी कि it should be below the demand curve and above the price. So this is the price, it should be above the price and beyond the below the demand curve. So this will be the consumer surplus, nothing else. So इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हो कि a consumer who is willing to pay but he paid less, the rest is his surplus. So in other words उसका बेनिफिट ही हुआ, वेलफेयर हो गया. You can say so many words है, वेलफेयर हो गया, बेनिफिट हो गया, क्योंकि वो दे सकता है. he can afford 5,000, he is willing to pay as well, but उसने सिर्फ दिए 3,000. तो अगर वो मार्केट में 5,000 भी पे कर देता, he was very satisfied, right? But he end up paying 3,000, तो 2,000 का उसे प्रॉफिट हो गया. So this is what consumer surplus is. अब इसकी एप्लीकेशन कैसे होती है, जो हम लोग एप्लीकेशन की बात करते हैं इन प्रैक्टिकल वे कंज्यूमर सरप्लस की. बेसिकली देखो जो इसकी एप्लीकेशन यूज होती है मोस्टली इट्स यूज्ड बाय द बिजनेस पीपल एंड दी जैसे गवर्नमेंट होगी, फाइनेंस मिनिस्ट्री होगी, दे यूज इट. सो वो इसको कैसे यूज करेंगे कंज्यूमर सरप्लस को अपने बेनिफिट के लिए. अब इस कंसेप्ट को ना जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट एंड देन यू विल बी एबल टू आंसर इट, बिकॉज समटाइम्स व्हेन यू रीड इट इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड कि क्या लिखा हुआ है, बट इफ यू रियली अंडरस्टैंड इन अ वेरी लेमन लैंग्वेज इट बिकम्स वेरी इजी टू राइट डाउन एनी आंसर. तो कंज्यूमर सरप्लस का मतलब वही बात फिर से अगर हम बात करें कि दिस इज कंज्यूमर सरप्लस. मान लेते हैं कि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, फाइनेंस मिनिस्टर है, ही वांट्स टू पुट द टैक्सेस. वो टैक्स की स्ट्रेटेजी ही आती है. अब मान लिया कोई पर्टिकुलर गुड्स हैं, ठीक है, पर्टिकुलर गुड्स हैं
एंड देन दे से अगर उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की एंड दे गो विद दैट रिसर्च एंड दे सी कि हाँ दे गॉट अ वेरी हैवी कंज्यूमर सरप्लस ऑन दिस वन कि पीपल आर रेडी टू पे दिस मच. जैसे अभी हमने बात की कि दे आर रेडी टू पे 5,000 बट दे आर पेइंग 3,000. तो इसका मतलब क्या है कि इवन इफ दे पुट द टैक्सेस ऑन दिस वन दिस गुड के ऊपर, सो अगर आप टैक्स लगाएंगे 3,000 के ऊपर, क्या होगा? लेट्स से उन्होंने $500 का 500 रुपीज का टैक्स लगा दिया, सो इट शुड बी 3,500 देन, राइट? सो कंज्यूमर अब कितना पे करेगा? 3,500 पे करेगा, बट स्टिल ही इज सेविंग समथिंग और मे बी ही इज बेनिफिटिंग फ्रॉम समथिंग. सो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतना, इवन दो ही पेज 500 बिकॉज ही वाज रेडी टू पे 5,000. अगर अगर सरकार, अगर फाइनेंस मिनिस्टर 5,000 भी लगा दे, फॉर एग्जाम्पल let's say he say now sell this good for 5,000 and the rest is the taxes. So बाकी का जो 2,000 है that will be the taxes which we will be paying even because अब हमारी willingness है and ability है, दोनों है, we are paying it. वो जो taxes है the government is collecting in their fund, तो वो taxes उनके funds में चले जाएंगे. So they get the funds like this without even compromising the welfare of the people. ठीक है? तो एक तो ये point हो गया. दूसरा ये है कि businesses इसको कैसे use करते हैं. आपने देखा होगा business people इसको बड़े different way में use करते हैं, अगर आपने note किया होगा. Businesses जब देखते हैं कि consumer surplus है for a particular good, same strategy, they can increase the price. वो थोड़ा सा price बढ़ा देंगे. मान लिया वो 3,000 से 4,000 कर सकते हैं. They can sell that because customer is still ready to pay 5,000 for that product, right? So वो 3,000 जैसे 4,000 करेंगे, customer is ready to pay that. So उन्होंने क्या किया? 1,000 पर customer के ऊपर they make a revenue, profit बनाया उन्होंने. So they do these kind of, for example, I can give you an example here, very nice. हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जब समर हॉलीडेज, जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं, तो पीपल जनरली गो टू फॉर हॉलीडेज हियर एंड देयर, राइट? तो स्पेशली छोटे बच्चों के साथ वो जैसे क्या बोलते हैं उसको, उन प्लेसेस पे चले जाते हैं जो स्टूडेंट्स के प्लेसेस होंगे, ठीक है? सो नाउ व्हाट हैपन, ऐसे कि कोई एयर टिकट है and they're selling for example 200. तो मान लेते हैं कि कोई पर्टिकुलर डेस्टिनेशन जाने के लिए जो एयर टिकट है राइट नाउ 200 की है, बट कंज्यूमर इज रेडी टू पे इवन 300. ठीक है, इज रेडी टू पे 300 टू गो देयर. तो अब क्या होगा कि जो बिजनेसेस पीपल है, दे नो कि समर टाइम है, एवरीबडी वांट्स टू गो टू दैट प्लेसेस, सो दे विल राइज द प्राइस टू 300. People will pay that 300 for that summer vacation, and they will go happily. Their satisfaction is not coming down because they were ready to pay 300 also. So they are paying 300 because they were willing to pay 300 anyways. So वो जो amount है उसकी वो pay करेंगे, but जो business people है, they will make money out of it. So that's how they use the consumer surplus in their favor. So इसके अलावा इसके assumptions जहाँ इसकी limitations बहुत हैं कि जो consumer surplus है, इसकी जो marginal utility की बात करते हैं, that's what they're talking in money, which is not possible again. ठीक है ना, उसको बहुत possible नहीं होता measure करना, तो that's why it's very limited in that way. दूसरा है कि just let's say कि कुछ prestige जैसे कोई लग्जरी आइटम्स हैं, जो रिच पीपल हैं वो जो बाय करते हैं लग्जरी आइटम्स को, इट विल नॉट बॉदर देम, चाहे वो 10,000 की हो, चाहे वो 20,000 की हो, दे आर ओके टू बाय दैट, राइट? तीसरी हो सकती है कि जैसे नेसेसरी आइटम्स हैं, आप नेसेसरी आइटम्स के ऊपर जितने की भी हो, यू रियली वांट इट, राइट? उसके बिना आपका सर्वाइवल नहीं होगा, सो यू वांट दैट वन टू. जो आज का वीडियो है, आई जस्ट एंड अप वीडियो लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है. सो हमारा जो कंज्यूमर बिहेवियर का चैप्टर है, यूनिट है, that is done now. और इसके ऊपर I'll actually what I'm trying to do here, I'm just trying to teach all the theory part. उसके बाद फिर हम questions के ऊपर and then marathon करेंगे इसके ऊपर in the month of October, I think. ये मेरी planning है because I have to teach all the 4 papers and then I'll start the marathon on the economics. अगर मुझे time मिला in between तो मैं बीच में questions, multiple choice questions भी लेके आऊंगी so that we can understand कि multiple choice questions कैसे होते हैं. So yeah, let me know आज की quality कैसे थी वीडियो की, and thanks a lot for watching. Bye.